Breathe in, breathe out. स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन ए टेम्परेचर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड दैट, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करे। और हमने पाया पिछले लेक्चर में कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है, आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनता है, चाहे वो बोर्ड ले लो चाहे वो कंपटीशन ले लो, है ना। तो इसे स्किप तो कर नहीं सकते, तो इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो कॉपी पेन निकाल लेना, नोट्स बना लेना साथ साथ। और हाँ, एक बात और कि प्रीवियस लेक्चर जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड था, अगर उसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और फेसबुक लिंक भी, चाहो तो लाइक कर देना पेज भाई, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मतलब कि जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे। तो पहली बात, जो रेजिस्टेंस है वो सब में होता है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो सेमी कंडक्टर हो, सब में रेजिस्टेंस होता है। और सबका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो व्हाट विल द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वी विल सी इन दिस लेक्चर। तो बात करते हैं मटेरियल्स के। हमारे पास मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, देखो हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मटेरियल, देयर आर 3 टाइप ऑफ मटेरियल जिनकी हम बात करेंगे। 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल, मटेरियल लिख देते हैं, मटेरियल। 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। नंबर फर्स्ट कंडक्टर, नंबर फर्स्ट क्या है, कंडक्टर। नंबर 2 सेमी कंडक्टर, एंड नंबर 3 क्या चीज है, अलॉय। नंबर 3 क्या है, अलॉय। तो अलॉय क्या है, जब एक या दो से ज्यादा मेटल को मिला करके जो चीज बनती है उसे बोलते हैं अलॉय, है ना। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर आर द सब्सटेंस इन विच करंट विल फ्लो इजीली, करंट जिसमें इजीली फ्लो हो जाए वो कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर करंट फ्लो तो हो लेकिन कुछ लिमिटेशंस पे, शर्तों पे। अलॉय में करंट फ्लो होती है लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें अलॉय होते हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है, ऐसे याद रखो, है ना, ठीक। तो हमें देखना है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, अलॉय का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, कंडक्टर से। तो कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं भाई, लिखो कंडक्टर, क्या लिखेंगे, कंडक्टर। देखो कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं हम। तो कंडक्टर क्या है, मटेरियल इन विच करंट विल फ्लो इजीली, करंट इजीली फ्लो हो सकती है इसमें। चलो मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लो हमारे पास ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक, ये रहा कंडक्टर। अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का, क्या होता है वो, ML/NE² टॉ इंटू A, ये तो रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, यहीं पे L और A को सब्ट्रैक्ट कर, वो रिमूव कर दो, तो M/NE² टॉ, दिस इज ए रेजिस्टिविटी एंड दिस इज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ एरिया जो भी है गिवन है हमें। अब एक बात बताइए, अगर ये 1 मीटर क्यूब का कंडक्टर है, ये कितना कंडक्टर है, 1 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो कांस्टेंट रहेंगे, उनको तो इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻29, उसमें फ्री और बाउंडेड सब मिक्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे ही इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट रहेंगे जितने भी हो। अब हमने क्या काम किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। हमने क्या काम किया, बर्नर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो देखो क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पहले रेजिस्टेंस पे आ जाओ भाई। बताइए क्या मास चेंज होगा, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर?
नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो वही रहेगा। अरे किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के मास पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। ठीक बात है। क्या लेंथ चेंज होगी? लेंथ और एरिया को भी हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, अभी छोड़ रहे हैं। या हम रजिस्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ फिर तुम्हें दिक्कत हो क्योंकि एक्सपेंशन तो होता ही है। रजिस्टिविटी पे देखो, क्या मास चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का? नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही रहेगा, चाहे टेम्परेचर बढ़ा लो चाहे मत बढ़ाओ। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की और टॉ की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेंगे, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करो चाहे टेम्परेचर डिक्रीज करो। तो बात क्या आती है? रिलैक्सेशन टाइम। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टॉ। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ गए देखते हैं। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 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 एक यहाँ और एक यहाँ। जब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, ध्यान देना, जब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है, जब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है, जब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है तो क्या हुआ होगा? तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो मान लो 1 सेकंड है, जो रिलैक्सेशन टाइम है। हालांकि 10⁻⁻14 सेकंड होता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर जिसे आसानी से समझ सको, जब टेम्परेचर नाम की कोई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराई अभी, तो मान लो रिलैक्सेशन टाइम कितना है? 1 सेकंड। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल गई। कौन सा एनर्जी? थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिली। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो ये ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे, ज्यादा एनर्जी से मूव करने लगेंगे, ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेंगे, एक दूसरे की तरफ को आने की कोशिश करेंगे, दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। यही होगा, ठीक है। तो हुआ क्या? मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये भागा यहाँ, पहले इन दोनों की टक्कर में 1 सेकंड का टाइम लग रहा था, अब कितना टाइम लगेगा? ज्यादा या कम? अब इसकी स्पीड ज्यादा हो गई। जब स्पीड ज्यादा हो गई तो टाइम क्या हुआ? कम लगेगा। रिलैक्सेशन टाइम कम लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? अब रेस्ट करने का टाइम इलेक्ट्रॉन को कम मिलेगा, वो जल्दी जल्दी टकराएगा एक दूसरे से, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। तो वही बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। क्या होता है? एज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीजेज। और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यहाँ लिखेंगे बाय ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर then the relaxation time increases, वो decreases due to this resistivity and resistance increases। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा और रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलो भाई, मान लो हमारे पास, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में क्या बनाते हैं? ग्राफ। कंडक्टर का ग्राफ कैसा आएगा ये देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये ग्राफ है, ये टेम्परेचर T और ये रेजिस्टिविटी कह लो और क्या कह लो? रेजिस्टेंस कह लो। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो जो ग्राफ आएगा रेजिस्टेंस का वो इस तरह से आएगा, है ना? ये ग्राफ है रेजिस्टेंस का कंडक्टर के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? देखो लगातार इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि लीनियर इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती ना, हाइपरबोलिक है। क्या है? कोनिक हाइपरबोला। कोनिक हाइपरबोला होता है तो कोनिक हाइपरबोला हो तो इस तरह से कुछ आता है हल्का सा, इस तरह से ऐसे और इस तरह से ऐसे। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप तुम लोगों के समझ में आया होगा कि कैसे कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। ठीक, चलिए यहीं पे इसे नोट कर लेना। बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो क्या क्या चीज़ें चेंज होगी और क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होगी। ये मिटा देते हैं इसमें, है ना, और ग्राफ मिटा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेगी। ठीक, तो बात करते हैं किसके? सेमीकंडक्टर की।
सेमीकंडक्टर के केस में देखो, सेमीकंडक्टर्स किसके केस की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं भाई। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये सारे के सारे क्या है, सेमीकंडक्टर, जिनमें करंट तो फ्लो होगी बट कुछ शर्तों पे। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो करंट भी तो कम ही फ्लो होगी। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर दीजिए इसके अंदर तो क्या होगा, करंट विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, मान लो सेमीकंडक्टर का टुकड़ा ले लिया हमने और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले आपके सामने लिखे ही हैं, ठीक। अब हमने क्या काम करा, टेम्परेचर बढ़ाया इसका, फिर से वही काम, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो लिखेंगे सेमीकंडक्टर हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे क्या, सेमीकंडक्टर डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हमें करने पड़ते हैं फ्री, कुछ डोपिंग करके। 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में डिटेल में पढ़ोगे कि डोपिंग क्या चीज होती है ना। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, चलो देखते हैं। तो बात करते हैं रेजिस्टिविटी। तो अब हमने टेम्परेचर जब बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो वही बात, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो क्या रिलैक्सेशन टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा। अब बात है कि ये जो सेमीकंडक्टर है, हाँ भाई, तो ये सेमीकंडक्टर, इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा ये देखना हमें। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर 24 के अंदर इलेक्ट्रॉन तो सबसे कम है। अब इलेक्ट्रॉन जब कम है तो ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, एम पे नहीं करेगी, ई पे नहीं करेगी। जब इलेक्ट्रॉन कम है तो रिलैक्सेशन टाइम भी खत्म, इसका रिलैक्सेशन टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, तो बचा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/n। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल कैसे हुआ ये, जब किसी सेमीकंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं थे इसमें, वैसे तो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, क्योंकि मान लो अगर ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, एक बार नजर देखो जरा। मान लो ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ, इसका बॉन्ड यहाँ, 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 यहाँ। सिलिकॉन के पास चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो चारों के चारों ने इन चारों से बॉन्ड बना रखा है, तो फ्री नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गई, नहीं आ गई इसमें। अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, तो क्या कह सकते हैं, हम लिखेंगे व्हेन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए semiconductor then the number of free electrons, free लिखना मत भूलना, free electrons increases due to this resistivity और resistance decreases। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बस। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ देखो भैया, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ किसका, सेमीकंडक्टर का। तो ये टी, ये टी नहीं, ये टी और ये रो, और क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस। अब हो क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटनी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। और ये ग्राफ है किसका, वही हाइपरबोला, कॉनिक हाइपरबोला का ग्राफ है। तो कुछ इस तरह से आएगा, ये रहा, ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने यहाँ क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटती है सेमीकंडक्टर के केस में, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर के केस में। और सेमीकंडक्टर होते कौन कौन से, ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन है ना, जिसके सोलर पैनल बनाए जाते हैं। तो आई बात समझ में। अब ऐसे ही जो थर्ड मटेरियल है हमारे पास, वो क्या चीज़ है, अलॉय। अलॉय कैसे वर्क करती है, देखो इस पे, इसे मिटा के अलॉय लिखते हैं। अब मान लो यहाँ क्या है, अलॉय। अब अलॉय क्या चीज़ होती है, अलॉय जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से मिलकर बनी हो।
जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल हमने मिक्स करके बनाई है, वो अलॉय है। अब अलॉय होती कैसे है, जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें, चाहे नाइक्रोमियम का वायर, नाइक्रोमियम ये क्या है, अलॉय। और क्या कह सकते हैं, टंगस्टन, टंगस्टन क्या चीज़ है, एक अलॉय। ठीक, अब ये नाइक्रोम का वायर कहाँ यूज़ होता है, हमारे घरों में यूज़ होता है। सबने देखा होगा जो हीटर का तार होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। या प्रेस का जो तार होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। अब नाइक्रोम का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है, और नाइक्रोम क्या है, एक अलॉय, और अलॉय का रेजिस्टेंस हाई है तो क्या करेगा, वो करंट को रोकेगा, और जब करंट को रोकेगा तो करंट किस में कन्वर्ट होगी, हीट में। तो हीट में कन्वर्ट होने से उसका क्या चीज़ इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे आकर के वो तार गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो उस पर खाना पका सकते हैं, उससे कपड़ों पे प्रेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से नाइक्रोम का तार बनाया जाता है उन चीज़ों का, उन अप्लायंसेस का जिन अप्लायंसेस से हम हीट का काम करते हैं। ठीक, तो अलॉय के केस में होता क्या है, देखो मान लो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो वही M/N/E² टॉ, और रेजिस्टेंस के लिए R = ML/N/E² टॉ × A। अब जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अलॉय का, तो अलॉय तो मिक्सर है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जब मेटल का मिक्सर है अलॉय, तो जब अलॉय मेटल का मिक्सर है तो ना तो उसका इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पहले से थे वही रहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर, और जब इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग मेटल के रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होता है। तो कुल मिला के एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो आएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एन alloy, the number of free electron and relaxation time does not change due to this resistance will be constant। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अलॉय के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। यही बात है कि जब हम प्रेस का वायर नाइक्रोम का बनाते हैं तो क्योंकि अब करंट जाएगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अब रेजिस्टेंस उसका वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अगर वो कंडक्टर का बनाते हैं हम, तो कंडक्टर के केस में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। अगर ऐसा हुआ करता तो प्रेस ना तो टाइम पे गर्म हुआ करती, ना ही टाइम पे ठंडी हुआ करती। इसी वजह से हम नाइक्रोम का वायर यूज़ करते हैं, जिससे उसके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का कोई फर्क ना पड़े। ठीक, ऐसे ही अगर हम उसके ग्राफ बनाने की कोशिश करें अगर यहाँ, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो इसका टेम्परेचर ये, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। तो चूंकि कांस्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ इस तरह से, बहुत हल्का सा बैंड होगा, मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो बढ़े, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, तो थोड़े बहुत को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये किसके केस का ग्राफ है, अलॉय के केस का। तो भाई ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात यह है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना रेजिस्टेंस बढ़ता है और कितना टेम्परेचर घटाने पर कितना रेजिस्टेंस घटता है, ये कैसे पता चलेगा। ये पता लगाने के लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। ठीक, तो हेडिंग लिखो सब, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, वो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंसी और रेजिस्टेंस देखना है। तो मान लो हमारे पास ये क्या है, कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है हमारे पास, ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम। तो मान लो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, R0, और टेम्परेचर T0 इनिशियल में। तो हम जानते हैं कि मान लो T टेम्परेचर था कोई इनिशियल, उसको हमने हल्का सा बढ़ा दिया, जरा T टेम्परेचर में हल्का सा इंक्रीमेंट कर दो, T से क्या हो जाएगा, T + dt, जरा सा डी, छोटे से टेम्परेचर को dt बोलते, तो T से बढ़ के T + dt हो चुका। ऐसे ही रेजिस्टेंस भी कितना बड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर, R = इनिशियल R0 + dr,
ये बढ़ जाएगा, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पर हल्का सा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा यहाँ, ठीक। और हम जानते हैं जो ये डी आर है, छोटा सा रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल माना जा सकता है, क्योंकि बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। मान लो 100 डिग्री से 100 ओम में 0.1 ओम बढ़ा दिया तो 100.1 तो 100 के बराबर माना जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने कह दिया लेट जो डी आर है वो किसके इक्वल माना जा सकता है, प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। और जो डी आर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू डी टी। यही है नहीं है, जो डी आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और जो डी आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, बहुत हल्का सा बढ़ेगा। तो दोनों डिपेंडेंट होगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशन। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो डी आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डी टी हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है, डी आर इक्वल टू कांस्टेंट आएगा अल्फा, ये प्रोपोर्शनल था, अल्फा है, अल्फा आर नॉट डी टी। अब ये अल्फा क्या है इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। कांस्टेंट आया, अब क्या करना है, डी आर है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है आर नॉट, फाइनल रेजिस्टेंस कितना है आर एफ। इनिशियल को आर आई कह दो, इनिशियल रेजिस्टेंस को टेम्परेचर बढ़ाने से पहले आर आई, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आर एफ। डी आर इज इक्वल टू ऐसे यहाँ टेम्परेचर टी इनिशियल और टी फाइनल, अल्फा आर नॉट डी टी। सारी चीजें आर डी आर का क्या हो जाएगा, देखो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू ऐसे इसे लिख सकते हैं अल्फा आर नॉट बाहर और डी टी का टी को लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हुआ तो आर फाइनल लिखा जा सकता है, वहां लेके जाओ तो आर इनिशियल है भी, ये भी आर इनिशियली कहो जब उसे इनिशियल कह रखा है तो, ठीक। ये सब आर इनिशियली कहो भैया, ऐसे तो आर इनिशियल कह दो, इसे सबको आर इनिशियल कह दो। तो क्या हो जाएगा, इसे वहां लेके जाएंगे तो आर इनिशियल प्लस अल्फा आर इनिशियल ब्रैकेट में डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आया है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ ए रेजिस्टेंस। अब लिखेंगे भैया जो अल्फा है, अल्फा क्या चीज है, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्योंकि जब किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात उसकी लेंथ तो बढ़ेगी थोड़ी बहुत। जब किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का तो उसकी लेंथ हल्की बहुत बढ़ेगी, तो वो कितनी बड़ी वो कौन बताएगा, वो लीनियर एक्सपेंशन बताता है, कांस्टेंट है, किसके हिसाब से बढ़ती है। पता है ना, रेल की पटरियां जब बिछाई जाती है तो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाता है, क्यों, क्योंकि गर्मियों में वो क्या होती है, जब ट्रेन चलती है तो वो एक्सपेंड होती है, क्यों, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। और रेल की पटरियां किसकी बनी हुई है, मेटल की, तो मेटल में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने की वजह से वो गैप छोड़ा जाता है, जिससे कि एक्सपेंड हो तो केवल गैप ही भरा जाए, अदरवाइज गैप ना छोड़ो तो प्रक्रिया अपने उससे उखड़ जाएंगी, अपने पाथ से उखड़ जाएंगी, एक हादसा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो फिर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा क्या चीज है, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। और लीनियर एक्सपेंशन के लिए हम जानते हैं फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए कितना होता है अल्फा, कंडक्टर के लिए हमेशा पॉजिटिव हो क्योंकि लेंथ बढ़ेगी ही, पॉजिटिव का मतलब लेंथ बढ़ेगी ही। फॉर सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है, सेमी कंडक्टर के अल्फा इक्वल टू निगेटिव, यहाँ लेंथ घटेगी। और फॉर अलॉय तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, तो अलॉय के लिए क्या होगा, 0, क्योंकि अलॉय के लिए ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना घटेगा और ना ही लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, तो अल्फा के लिए तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले से हम विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जैसे कि अब हम करने वाले हैं। तो चलो करते हैं न्यूमेरिकल। इसके लिए कुछ क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो देखते हैं अब कैसे न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है इफ ए वायर, तो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कैसे करने हैं भाई, देखो पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ थिन सिल्वर वायर इज 1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो कौन सा टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इस पर रेजिस्टेंस जो कि इनिशियल वाला आर नॉट है, इसे इनिशियली कह दो, आर नॉट कह दो, वो कितना है 1 ओम दे रखा है भाई। अब इसने कहा वायर इज प्लेस्ड इन लिक्विड बाथ, अब वायर को लिक्विड में डाल दिया गया तो रेजिस्टेंस जो हुआ फाइनल रेजिस्टेंस वो कितना राइज हो चुका, 1.2 ओम बन गया 1 से।
तो हमसे टी फाइनल टेम्परेचर पूछा है, बाथ का टेम्परेचर, अल्फा की वैल्यू दे ही रखी है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यही फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, प्रूफ किया था। तो आर फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर फाइनल तो दे ही रखा है 1.2 इज इक्वल टू आर इनिशियल कितना है 1 और 1 प्लस के अल्फा कितना है 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ब्रैकेट डेल्टा टी क्या होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल है T5, टी इनिशियल कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ये ले जाओ वहाँ तो 1.2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ब्रैकेट टी फाइनल -20। इसे ले जाओ यहाँ तो 0.2 हो जाएगा ये, क्योंकि 1 में से 1.2 गया 0.2 बचेगा। 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 और ब्रैकेट टी फाइनल -20। ये जाएगा नीचे तो हो जाएगा 200, क्योंकि पावर नीचे जाके ऊपर प्लस में जाएगी तो 200 अपॉन 3.8 इज इक्वल टू टी फाइनल -20। इसे काटो, पॉइंट डेटा 0 पर आया, 38 से काट दो इसे, पहले तो 2 से काटने की कोशिश करते हैं। ये कटेगा 2 से, कितनी बार कटेगा, ये हो जाएगा 500 नहीं 1000 हो जाएगा ये तो, और ये बचाएगा 19 इज इक्वल टू टी फाइनल -20। ये ऐसे कह देंगे 19 से काटो, 19 पंजे 85, 19 पंजे 85 5, ठीक, बचा 5, 19 दूनी 38 है ना, इज इक्वल टू टी फाइनल -20 या टी फाइनल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 25.2 डिग्री सेल्सियस। ये भैया इतना टेम्परेचर राइज हो जाएगा। कितना टेम्परेचर राइज होगा, इतना टेम्परेचर आएगा 25.2 डिग्री सेल्सियस। कितने से 20 डिग्री सेल्सियस से। ठीक आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर एंड सिल्वर आयरन वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तो वो टी इनिशियल वाला कितना है 20 डिग्री सेल्सियस दे ही रखा है। इस पर जो टेम्परेचर है किसका, आर कॉपर इनिशियल वाला, कौन सा वाला, इनिशियल वाला, कितना है, हाँ तो इनिशियल टेम्परेचर कौन सा दे रखा है कॉपर वायर का, देखो आर कॉपर वायर इनिशियल टेम्परेचर ये कितना है 4.1 वो रेजिस्टेंस, और ऐसे आर आयरन वायर किसके इनिशियल वाला कितना है 3.9 ओम। अब इसने ये कहा है नेग्लेक्टिंग थर्मल एक्सपेंशन फाइंड द टेम्परेचर एट विद रेजिस्टेंस ऑफ बोथ आर इक्वल। वो टेम्परेचर बताना है बाद वाला जिस पे दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, दोनों का फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए इक्वल। तो फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल करने के लिए हमें पता है आर फाइनल किसके लिए, कॉपर के लिए मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, आर आयरन किसके लिए, आर फाइनल किसके लिए, आयरन के लिए। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वैल्यू रखो फाइनल की क्या होता है आर नॉट 1 प्लस आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू आर नॉट डैश आयरन के लिए 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ अल्फा आयरन वाला और यहाँ अल्फा कॉपर वाला, ठीक। आर नॉट देखो किसका, हाँ अबे ये था कहीं भी ना था यार काम। तो ये आर नॉट है ना, तो आर डैश ये दोनों की लिख दो। अब वैल्यूज रखो, देखो आर कॉपर के लिए इनिशियल कितना है, कॉपर के लिए इनिशियल 4.1 1 प्लस एल्फा कॉपर के लिए कितना है, चलो अभी पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो आर नॉट के मल्टीप्लाई करो तो आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा कॉपर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर नॉट डैश प्लस आर नॉट डैश एल्फा आयरन डेल्टा टी। डेल्टा टी डैश है ये भी, ये तो डेल्टा टी डैश क्योंकि उसके लिए है ना। फाइनल टेम्परेचर बताना है, मतलब फाइनल टेम्परेचर विद रेजिस्टेंस ऑफ बोथ आर इक्वल। चलो आर नॉट इसे यहाँ ले आओ, इसे वहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आर नॉट कॉपर माइनस आर नॉट डैश आयरन। समझ रहे हो ना, मतलब ये आयरन कॉपर समझ जाना तुम तो। इसे इसको वहाँ ले जाओ तो आर नॉट डैश आयरन माइनस आर नॉट एल्फा कॉपर, और बाहर कॉमन ले लिया हमने यहाँ से डेल्टा टी पूरे में से। तो कितनी आएगी देखो आर कॉपर के कितनी है भाई, आर कॉपर 4.1 माइनस 3.19 इज इक्वल टू आर नॉट कितना है यहाँ, आर नॉट किसके लिए है ये आयरन है ना ये तो आयरन वाला देखो, आयरन वाला कितना 3.9। आयरन के लिए अल्फा कितना अल्फा है, आयरन के लिए अल्फा कितना है वो दे रखा 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 माइनस आर नॉट किसके लिए, कॉपर के लिए 4.1 इंटू कॉपर के लिए कितना है अल्फा, ये रखा 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू
डेल्टा टी। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0.2, 4.1 3.9 गए अपॉन -3 कॉमन लेके यहाँ जाओगे तो ऊपर चला जाएगा, कुल मिला के 200 हो जाएगा ये, ठीक। इक्वल टू वहाँ क्या बचेगा देखो 5, 39 5 जा देख लो, 5 9 45, 5 5 से 15 और 4 19, ठीक। ये हो जाएगा -4 और 4 ये आ जाएगा ये इंटू डेल्टा टी। इतना आया, हमें टी निकालना है, पहले डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेते हैं, वहाँ से टी आ जाएगा। तो देखो इसे सॉल्व करो, इसे हटाओ, चलो भाई देखते हैं अब क्या होगा। इसके नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल टू ये कितना बचेगा देखो, ये 195 में से 16 4 घटा दो, 1 बचेगा, 9 में 3 का 3, ये आ जाएगा 3.1 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 3.1, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा, डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 2000 अपॉन 31, या टी फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2000 अपॉन 31। इसे वहाँ लेके जाओ तो टी फाइनल विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 200 प्लस 20, तो हो जाएगा कितना 2000 प्लस 62 अपॉन 31, तो हो जाएगा क्या 2620 अपॉन 31, ठीक है। इसे काट दो, काटने के बाद जो भी आएगा वही हमारे पास केल्विन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही डिग्री सेल्सियस में केल्विन जो भी है, मतलब वो तो डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस की बात है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल टेम्परेचर। तो समझ में आया ऐसे क्वेश्चन, थर्मल डिपेंडेंसी के क्वेश्चन कैसे करने हैं, कोई रूम पे टेम्परेचर दे रखा है, कोई क्या दे रखा है, उसका अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज 5 ओम एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट जानते हो ना 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 5.5 एट स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट 100 डिग्री, अरे स्टीम कब बनते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बस ये कंफ्यूजन करने के लिए दे रखे हैं। तो देखो क्या एट आइस पॉइंट, अच्छा 5 एट स्टीम पॉइंट, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर 5.8 ओम। वो टेम्परेचर बताना है जिस पे रेजिस्टेंस का वायर 5.8 ओम हो जाए, मतलब टी बताना है। तो एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रखा है रेजिस्टेंस R0 पे, ये दे रखा है हमें 5 ओम। ऐसे ही एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो R100 कह देंगे, कितना दे रखा है 5.5 ओम। हमें निकालना है एट टी पे, तो टी पे कितना दे रखा है RT, ये कितना 5.8 ओम, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो टेम्परेचर टी चाहिए, तो टेम्परेचर टी निकालने के लिए हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा। देखो एक तो अल्फा चाहिए, अल्फा नहीं दे रखा, पहले अल्फा निकालते हैं, पहले डेल्टा टी तो हो ही जाएगा, टी निकालने के लिए अल्फा चाहिए हमारे पास। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे, इस इक्वेशन 2 कह दो, और इस इक्वेशन क्या कह दो 3rd कह दो, ठीक सही है। पहले इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकालते हैं, ये आर इनिशियल एयर फाइनल से यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, कितना एक्सपेंड हुआ वहाँ से अल्फा तो एटलीस्ट निकल सकता है, अल्फा तो कांस्टेंट चीज़ रहेगी ना, तो इन दोनों से अल्फा निकालो। तो देखो क्या R0 पे इज इक्वल टू R0 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा यहाँ। तो R इनिशियल कितना है 5, R फाइनल कितना हुआ 5.5, 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी कितना 100 से 0 पे फाइनल माइनस इनिशियल, अरे 100 से 0 पे फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ जाएगा 5 अपॉन, इसे अंदर लेके जाओ तो 5.5 प्लस 5.5 अल्फा इंटू 100 है ना, इसे यहाँ ले जाओ तो 5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5.5, ठीक। ये आर फाइनल आता है ना, यहाँ तो आर फाइनल आता है, तो यहाँ आएगा 5.5 और यहाँ आएगा 5, यहाँ 5.5 और यहाँ क्या आएगा 5, तो कुल मिला के 5.5 माइनस 5 इक्वल टू 5.5, गड़बड़ हो गई, 5.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अल्फा इंटू 100, ये होगा। इसे यहाँ ले आओ तो 5.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 500 अल्फा, या अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.5 अपॉन 500, तो ये आया हमारे पास अल्फा। अल्फा निकल के आया, ठीक है। तो टी निकल जाएगा आराम से, देखो कैसे, R
इनिशियल इज इक्वल टू आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये आर आया, एक तो ये, एक तो इससे सॉल्व करेंगे, और दूसरी इक्वेशन क्या ले लेंगे, आर 100 वाली ले लो, आर 100 वाली ले लो या आर नॉट वाली ले लो, कोई सी भी ले लो, वहाँ से हम टेम्परेचर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर इन दोनों की बात करें तो आर फाइनल कितना है, या फाइनल हुआ ये, तो आर टी जो कि 5.8 है इज इक्वल टू आर नॉट कितना हुआ 100 वाला, तो यहाँ से देख लो कितना है 100 लिख दो, यहाँ 100 पे कितना है 5.5, और 1 प्लस के अल्फा कितना है हमारे पास 0.5 अपॉन 500 इंटू डेल्टा टी, फाइनल मतलब टी और माइनस इनिशियल मतलब 100। ये तो माना है हमने, कर दो इसका अकॉर्डिंग, तो यह जाएगा अंदर, तो 5.8 माइनस 5.5 इज इक्वल टू, इसे अंदर लेके गए तो 0.5 इंटू 5.5 अपॉन 500 और ब्रैकेट में टी माइनस 100। ठीक, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा 0.3 बचेगा घटाने के बाद इसे, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे, तो क्या आएगा 5 पंजे 25 और 2 27 अपॉन 50,000 टी माइनस 100। ये जाएगा यहाँ, तो 5 × 15 तो 15000 और माइनस 270 इज इक्वल टू 275 टी माइनस 100। तो टी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 150, यहाँ आ जाएगा टी माइनस 100 इक्वल टू 15000 अपॉन 275। ठीक, इसे काट दो इससे, तो टी माइनस 100 विल बी इक्वल टू, इसे काटेंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से काटो पहले, तो 5 3 ज़ा 5 3 0 0 और नीचे 5 5 ज़ा 15 और 25 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से काटो 6 0 0 और 11 बार कटेगा, 11 से काटो 11 5 ज़ा 55 है ना, फिर 5 बचेगा, 11 4 ज़ा 4 और कितना बचा 6, 11 5 ज़ा 55 टी माइनस 100, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 154.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 5.8 ओम हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे टेम्परेचर डिपेंडेंसी से। बाकी के लिए कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।